हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। पहला चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसको काफी इजी वे में हम समझने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ आ गया, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको आज के इस वीडियो से समझ आ जाएगा। सेल्फ सफिशिएंट वीडियो है ये इस चैप्टर के लिए। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यूजर नेम आपके सामने भाई, ध्यान रखना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। ये टॉपिक है आपके इस चैप्टर से जो आपको पढ़ने हैं। ध्यान रखना है, एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे। पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं भाई प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग की। और यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है भाई, अलग अलग कमेटियाँ होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टूर्नामेंट से पहले की भी होती है, टूर्नामेंट के दौरान भी होती है, ड्यूरिंग भी होती है और पोस्ट यानी बाद में भी होती है। तीनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। टूर्नामेंट से पहले, दौरान और टूर्नामेंट के बाद क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर्स। यानी जो फिक्सचर तैयार करने होते हैं भाई, किस किस टीम का मैच किसके साथ होगा, इन सबको तैयार करने के लिए अलग अलग आपके फिक्सचर होते हैं और मेथड होते हैं इनकी। जैसे सीडिंग हो गया, आपका नॉकआउट हो गया, लीग टूर्नामेंट हो गया। तो इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कैसे करना है। समझ आ गया। बाकी इस वीडियो में जान लेंगे भाई कि फिक्सचर आपका होता क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, सब जान लेंगे। समझ आ गया। इनके क्वेश्चन जो है सेपरेट नहीं, मैं वीडियो में बता दूंगा आपको। उसके टॉपिक हम बात करेंगे इंटरम्यूरल एंड एक्सट्राम्यूरल। समझ आ गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और उसके बाद कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन एंड रन फॉर स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। तो ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आई होप समझ आया होगा, क्लियरिटी मिल गई। अब यहाँ से हम बात करेंगे पहले टॉपिक की, जो कि पहला टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो क्या आपको मैनेजमेंट का मतलब पता है? तो पहले मैनेजमेंट का मतलब जानेंगे। ठीक है भाई, देखो, अगर मैनेजमेंट की बात करता हूं तो वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्या बोला मैंने? वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क। ये जो कोई प्रोजेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी मैं सीधी बात कहूं कि कुछ एक ग्रुप के साथ, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल है, वो ग्रुप बना के कुछ काम कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी टास्क के लिए। अब उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, तो जो जो तरीका वो अपनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट आप बोलते हैं। ध्यान रखना है। तो वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क। ठीक है, समझ आ गया। इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसको मैनेजमेंट को करने के लिए ना भाई एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं भाई आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, आपका स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब के हम बात करेंगे। देखो, तो फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे प्लानिंग की, देन हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद हम बात करेंगे आपके यहाँ पर डायरेक्टिंग, देन स्टाफिंग एंड लास्ट में आपका कंट्रोलिंग। समझ आ गया। देखिए, तो पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। अब मुझे बताओ प्लानिंग का मतलब क्या है। अगर आप पूरे साल भाई पढ़ते हो, पढ़ने का, अब पढ़ने का मोटिव क्या है कि आपको 95% या 100 मार्क्स लाने, सीधी सी बात है। अब 100 मार्क्स लाने के लिए आप क्या करोगे भाई, प्लान बनाओगे ना कि भाई पूरे साल आप कैसे पढ़ोगे। तो आपने प्लान बनाया, अब उसको फिर एग्जीक्यूट करोगे तो तरह तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आती है। तो फर्स्ट काम आप क्या करोगे, उसके लिए एक प्लान बनाओगे। तो यही होता है भाई कि कोई स्पोर्ट इवेंट को मैनेज करना है ना, तो उसके सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस डिसाइड इन एडवांस। ठीक है भाई, जिसको पहले ही एडवांस में क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। समझ आ गया। और इट इज मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। भाई कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए पहले ही क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। या भाई उस चीज, किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम जो सोचते हैं भाई इसको करना कैसे है, कि हम ये करेंगे, ये आपका प्लान ही होता है। ध्यान रखना। समझ आ गया। और व्हेन वी थिंक केयरफुली एंड क्रिएट स्ट्रेटेजी टू अचीव अ गोल, दिस स्ट्रेटेजीज आर कॉल्ड अ प्लान। समझ आ गया भाई, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बनाएंगे, तो ये आपकी क्या हो जाती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लान हो जाएगा। इसको हम प्लानिंग कहते हैं। समझ आ रहा है। आगे देखो भाई, और अंडर प्लानिंग इट इज डिसाइडेड व्हाट टू डू। ठीक है भाई, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट एंड फॉर हाउ लॉन्ग। है ना, हम बात करेंगे कि भाई ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसीडर्ड इन प्लानिंग। तो देखिए भाई, जब प्लानिंग कर रहे होते तो हमें पता होता है कि भाई करना क्या है, ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन करेगा, और कब तक करेगा। तो ये सब प्लानिंग के अंदर देखा जाता है। समझ आ रहा है आपको। तो इन्हीं सबको हम क्या, अगर मैं इन सब की बात कर दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्लानिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है।
अब ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। अब मुझे बताओ कि जब हमने प्लान बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? उसको एग्जीक्यूट करना है। जो जो हमने टास्क सोचा है भाई कौन करेगा, अब उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। समझ आ गया? फिर जाके क्या आगे अपना टास्क की ओर आगे हम बढ़ेंगे, या इवेंट जो मैनेज कर रहे हैं उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइज की बात मैं करता हूँ। तो आफ्टर मेकिंग द प्लान, नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई जो तुमने टास्क सोचे हैं उसको करने के लिए तुम्हें लोग तो चाहिए, नहीं चाहिए? तो चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे भाई? ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टास्क रिलेटेड टू द इवेंट आर डिफाइंड एंड क्लासिफाइड। जो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए जो जो टास्क थे वो लोगों को असाइन करने हैं भाई। टास्क को क्लासिफाइड करा जाता है, और दिस टास्क आर असाइन टू डिफरेंट कमिटी इंडिविजुअल्स। ठीक है भाई? तो टास्क जितने भी थे, ठीक है भाई, जितने भी काम थे इवेंट से रिलेटेड उसको क्लासिफाइड कर लिया। उसके बाद कमेटी को, इंडिविजुअल को क्या कर दिया भाई? सौंप दिया। ठीक है? एंड देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फिक्स्ड। तो ऐसे क्या होता है भाई, हम जिनका काम है उसको बांट दिया जाता है। समझ आ रहा है? जिससे क्या होता है उनको उनका काम पता चल जाता है और आगे करते रहते हैं। अब ये काम करेंगे, अब ये सही करेंगे गलत करेंगे, ये सब चीज़ भी देखा जाता है, जो कि अपना फंक्शंस में ही आता है। समझ आ गया? उसके बाद हम बात करेंगे स्टाफिंग। क्या करेंगे भाई? स्टाफिंग की। अब जो तुमने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो तुमने टास्क क्लासिफाइड करे हैं, उसके तुम्हें इंडिविजुअल चुनना है ना, क्योंकि असाइन करोगे इंसानों को ही तो करोगे भाई। तो उसके लिए वो बंदे आएंगे कहाँ से? वो स्टाफिंग से आएंगे। स्टाफिंग क्या होता है भाई? लोगों को नियुक्त करना, चुनना। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उस टास्क के लिए कौन सा बंदा सुटेबल रहेगा वो चुनना। समझ आ गया? फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी स्पोर्ट्स इवेंट मैनी पीपल आर नीडेड। सही बात है भाई। अगर कोई भी सक्सेसफुल इवेंट तुम्हें करना है या सक्सेसफुली कंडक्ट करना है, तो उसके लिए राइट पीपल चाहिए। ठीक है? भीड़ नहीं चाहिए, जो सही में काम करना जानते हैं, जो स्किल्ड है। तो बहुत लोगों की जरूरत होती है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग तो हम इनको चुन लेते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद डायरेक्टिंग। देखो हमने प्लानिंग कर ली, हमने क्या करा? ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब है टास्क को हमने क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है? किसका काम क्या होगा। अब जिसको हम, जो हमने काम क्लासिफाइड करा है कि भाई इसके प्लानिंग हमने कर ली भाई, अब वो टास्क क्या क्या हमने वो देख लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया उनको। अब उसके लिए बंदे चाहिए, तो हमने क्या कर लिया भाई? स्टाफिंग से क्या कर लिया? बंदे चुन लिए। अब उन बंदों को देखना भी तो है भाई कि ऐसे करना है वैसे करना है, डायरेक्टिंग करनी एक तरह से। ठीक है? जैसे कोई फिल्म बनाता है तो डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर का काम यही होता है कि भाई इस सीन को ऐसे करना है, इस सीन को ऐसे करना है ना? तो जब बंदे चुने, अब इनको करना है ऐसे है वैसे है, तो डायरेक्टिंग में ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसी डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली मैं कहूँ तो, जितनी भी नेसेसरी डायरेक्शन होती है टास्क को भाई, टास्क के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स को दी जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो लोग हमने स्टाफिंग के थ्रू चुने हैं उनको भाई जितनी भी नेसेसरी डायरेक्शन है वो दी जाती है, और गाइड करा जाता है उनको, और मोटिवेट करा जाता है लगातार, ताकि वो काम को प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है? मोटिवेशन की कमी नहीं आने देते। तो डायरेक्टिंग का काम ही होता है उनको लगातार भाई गाइड करना, भाई इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, और कॉन्टिन्यूसली क्या करना है भाई? मोटिवेट करना है उनको। समझ आ रहा है आपको? और आगे मैं बात करूं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में दो तीन बात आपको ध्यान रखनी है भाई, गाइड करना, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना। ठीक है? जो हमने स्टाफ चुना है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव हमने सोचा है वो सक्सेसफुली अचीव हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है? डायरेक्टिंग हो जाता है, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, अब इसके अंदर भाई जो है आपका जो डायरेक्टिंग है, इसके अंदर ना भाई कुछ टास्क आते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है जो बताने वाला हूँ मैं। अब डायरेक्टिंग का मतलब है गाइड करना, मोटिवेट करना, नेसेसरी डायरेक्शन देना। समझ आ गया? तो इसके अंदर कुछ कुछ टास्क आपके आते हैं, जैसे कि सुपरवाइजिंग सबॉर्डिनेट्स। ठीक है भाई? तो जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, अधीनस्थ काम कर रहे हैं, जिनको हम सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं, उनको सुपरवाइज करना भाई। ठीक है? जितने भी तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको देखना, लेकिन वो गाइड करना। और रिसीविंग मैसेज एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल्स एंड पासिंग देम टू सबॉर्डिनेट्स। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि भाई जितने भी मैसेज हैं वो और इंस्ट्रक्शन है जो तुमसे सीनियर है, उनको भाई क्या करना है? कलेक्ट करना है, रिसीव करना है, और कहाँ पास करना है भाई? आपको सबॉर्डिनेट्स पे। ठीक है? तो मान लो ना भाई, ये कोई एक पर्सन है। ठीक है? ये कोई एक पर्सन है। ठीक है? ध्यान रखना, ये कोई पर्सन है। अब इससे पहले क्या होगा? इसके अंडर एक काम कर रहा होगा जिसको हम सबॉर्डिनेट बोल रहे हैं, ध्यान रखना। और इसके आगे भी एक काम कर रहा होगा जिसको हम सीनियर बोल रहे हैं। सीधी सी बात है। तो भाई ये सीनियर से क्या करेंगे? ये सीनियर से क्या करेगा भाई? मैसेज जो इंस्ट्रक्शन है वो कलेक्ट करेगा, और ये आगे क्या कर देगा भाई? सबॉर्डिनेट्स को क्या कर देगा भाई?
पास कर देगा, समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, ध्यान रखना। और इंस्ट्रक्शन क्यों देने हैं, ताकि भाई इनको गाइड कर सके अगर प्रॉपरली काम कराना है तो, ठीक है भाई। और लीडिंग द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर यू, ठीक है ना। तो जो भी इस काम को कर रहा है भाई, डायरेक्टिंग के काम को, डायरेक्टिंग के काम के लिए जिस लोगों को भी चुना जाता है स्टाफिंग के थ्रू, वो क्या करते हैं, लीडरशिप का काम करते हैं भाई। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जिनके अंडर काम कर रहे होते हैं, उनको एक तरह से लीड करना होता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटिंग, समझ आ गया भाई। जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना है, आपको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना है ताकि गोल अचीव किया जा सके। तो सीधी बात रखना है, मैं मेन टास्क बोलूँ तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन ही मेन टास्क होते हैं जो डायरेक्टिंग के अंदर करे जाते हैं। आगे चलें, उसके बाद कंट्रोलिंग। क्या भाई, कंट्रोलिंग। अब तुम देखो भाई, तुमने प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए स्टाफिंग कर ली, उनको डायरेक्ट भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डायरेक्शन, तुमने डायरेक्टिंग भी कर ली, ठीक है भाई, गाइड वगैरह सब कर लिया। अब वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो किस में आएगा, कंट्रोलिंग में आएगा। क्यों भाई, कि कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होता है, सब पे नजर रखी जाती है, ठीक है भाई, काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। काम सिखाने का काम तो डायरेक्टिंग में आ जा गया, लेकिन भाई काम को चेक करना कि भाई जो हमने सोचा था, क्या उस गोल को हम मीट कर पा रहे हैं, क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, तो आपका कंट्रोलिंग के अंदर आता है। देखिए, द कंट्रोल मीन्स द प्रोसेस बाय विच टास्क आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो प्लान बनाया भाई, उसको अचीव करना है। तो यहाँ पर यही इसके अंदर वही प्रोसेस आता है जहां पर ये देखा जाता है कि जो टास्क है वो वैसे कैरिड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जैसा हमने पहले प्लान को बनाया था, डिटरमाइन करा था। समझ आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत आपका आता है। आगे मैं बात करूं तो यहां तक आपको समझ आ गया, 2 मिनट भाई, ठीक है। उसके बाद टास्क अंडर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इन स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्क। अब जो कंट्रोल है, जिसको हम कंट्रोलिंग भी बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या टास्क आते हैं। पहला, सेटिंग स्टैंडर्ड। क्या भाई, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कि भाई तुम्हें किस लेवल का काम करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक कंट्रोलिंग के अंतर्गत ही आपका आता है। और मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट। अब तुम्हें क्या करना है कि भाई तुम क्या करोगे, भाई जो इस इवेंट को मैनेज कर रहा है वो करेगा ना, जो कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या चल रही है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको मेजर करना और कंपेयर करना अलग अलग लोगों के बीच में, कि भाई किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, कौन काम को ढंग से कर रहा है, कौन नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद एनालाइजिंग रीजंस फॉर लेस सक्सेस। अगर जो गोल अचीव करने के तुम सोच रहे थे लेकिन वो गोल अचीव नहीं हो रहा है, या जो तुमने डेडलाइन रखी थी कि भाई इस टाइम तक काम कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके रीजन फाइंड करना, एनालाइज करना, ठीक है, फॉर लेस सक्सेस। और इफ एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन जो तुमने सोची थी अगर वो मीट ही मिल नहीं रही है, वो मीट ही नहीं कर रही है तुमसे, तुम्हारे जो तुमने प्लान बनाया था, तो उसको रीजन एनालाइज करना और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स एंड एक्शंस एज नीडेड, ठीक है भाई। अब इस जो ये लेस सक्सेस है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत ही किया जा सकता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। आगे चले, डिफरेंट कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफरेंट कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ जाता है। अब जो डिफरेंट कमिटीज हैं देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसके अंदर हम बात करेंगे भाई कि टूर्नामेंट से पहले क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दौरान जब टूर्नामेंट चल रहा है, और टूर्नामेंट के बाद जब टूर्नामेंट आपका खत्म हो चुका है, तो उसके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वही बताया गया है, अगर हमें किसी इवेंट को, टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है, तो यहाँ पर हमें एक टीम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एक टीम की जरूरत होती है। इसीलिए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन वेरियस कमिटीज आर रिक्वायर्ड। समझ आ गया, तो हमें लोगों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से जब हमें क्या है स्पोर्ट्स कंपटीशन कराने होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी कमिटीज क्या चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। और दिस कमिटीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन। अगर हमें स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं आपके कंपटीशन को स्मूथली कंडक्ट कराना है, तो उसके लिए भाई इन कमिटीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखो, एक आपको होता है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। समझ आ गया, 3 बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तब आपको ऐसे ही करना है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर वो होता है जो सारे कंट्रोल रखता है, ये सबसे टॉप का बंदा होता है, जो इस
इवेंट को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है भाई, सबसे जितना भी काम वगैरह ये देखता है। अब ये करेगा भाई सारी जितनी भी कमिटीज हैं उनको काम क्या है, इससे पहले वो कौन, देखो अब बहुत सारी कमिटीज होती हैं, उनका काम क्या है वो डिसाइड तब की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करेगी। अब ये कमेटी को कौन बताएगा कि काम क्या क्या करना है। तो ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सबसे टॉप का बंदा होता है, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ने सोचा है, ठीक है, जिसकी भी मैनेज कैसे करना है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को समझा देगा कि भाई इस काम को ऐसे करना है। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, इस इवेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए क्या करेगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हायर करेगी या इसको सौंप देगी काम। अब यही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करती है, अलग अलग कमेटी को, ठीक है, अलग अलग कमेटी को क्या करती है भाई, काम असाइन कर देती है, ताकि जितने भी टास्क हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो हो सके, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो परचेज कमेटी की बात हो जाए, जितना भी काम होता है वो बढ़ जाता है डिफरेंट कमेटी में, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करती है, बाकी कमेटियों को काम असाइन करती है कि उनका काम क्या है। समझ आ गया तुम्हें, आगे चलो। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है भाई, बिफोर द कॉम्पिटिशन यानी कि प्री, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन एंड पोस्ट द कॉम्पिटिशन यानी कि आफ्टर द कॉम्पिटिशन। समझ आ गया भाई, ये तुम्हें ध्यान रखना है। आगे चलो, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, सारी कमिटीज की बात करेंगे, प्री, पोस्ट, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। समझ आ गया। तो जब प्री की हम बात करेंगे तो इसके अंदर आप इन कमिटीज की बात करोगे, ठीक है, ड्यूरिंग में भी इन्हीं कमिटीज की बात करोगे, एक दो ऐड हो जाएगी, पोस्ट में भी इन्हीं कमेटी की बात करूंगी। बस क्या होता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान कुछ होगी, टूर्नामेंट के बाद कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर कुछ कमेटीज जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट कमेटी जो कि बताया, जो कि जिसको काम एग्जीक्यूटिव कमेटी देती है, उसके बाद अलग अलग जो आपकी कमेटी वो काम असाइन कर देती है, यानी काम दे देती है भाई ये काम तुम्हें करना है इस डेडलाइन तक। उसके बाद भाई देखो उस पब्लिसिटी कमेटी जो कि भाई हम बात करते हैं, ध्यान रखना, टूर्नामेंट से पहले, परचेज कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, देन हम बात करेंगे भाई फर्स्ट एड कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स एंड डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। समझ आ गया। देखिए तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट कमेटी की। तो दिस कमेटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज। तो उस इवेंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको मैनेज करने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का है। समझ आ गया, पहली बात तो ध्यान रखना। तो इसी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए और मैनेज करने के लिए क्या करती है भाई, ये अलग अलग सब कमेटी, मेन कमेटी तो ऑर्गेनाइज कमेटी है, ये सब कमेटी क्या करती है भाई, बनाती है, ठीक है, अबाउट 1 month बिफोर द इवेंट एंड क्लियरली असाइन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब आपका टूर्नामेंट होने वाला है उससे आपका 1 महीना पहले क्या हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर दिया जाता है कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, तेरी इस कमेटी का काम ये है, इसका काम ये है। समझ आ गया। आगे देखिए, तो पहले यहाँ पर जो कमेटी की हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बाद, जो मेन हमारा चलने वाला है वो है पब्लिसिटी कमेटी। अब मुझे बताओ 1 महीने बाद टूर्नामेंट है, अब किसी को सपने तो आएंगे नहीं कि भाई 1 महीने बाद टूर्नामेंट है, तो उसके लिए दबा के भाई प्रचार करा जाता है टीवी पर, आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर दबा के ऐड चलाए जाते हैं, है ना। तो पब्लिसिटी कमेटी ही का काम होता है, वो ध्यान रखना। तो दिस कमेटी वर्क्स 3 to 4 weeks बिफोर एनी कॉम्पिटिशन, ठीक है, ध्यान रख, और इट स्प्रेड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट, ठीक है भाई। तो उसकी डेट क्या है, वेन्यू कहाँ, मतलब कहाँ पर वो होने वाला है, एंड प्रोग्राम शेड्यूल कब है, तो इसका पूरा पब्लिसिटी करने का काम इस पब्लिसिटी कमेटी का ही होता है। समझ आ रहा है। उसके बाद परचेज कमेटी, परचेज कमेटी का काम क्या है भाई, देखो परचेज मतलब खरीदना होता है ना। अब स्पोर्ट्स में क्या होता है, जितने भी कॉम्पिटिशन में क्या इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होंगे ना, तो उस सामान को परचेज करने का काम इसका होता है बस। तो आइटम्स एंड इक्विपमेंट जो कि यूज होने वाले हैं कॉम्पिटिशन में, उसको ये परचेज करते हैं बिफोर द इवेंट। सही बात है, इवेंट के टाइम पर थोड़ी खरीदेंगे भाई, ध्यान रखना, इवेंट से पहले खरीद ले जाते हैं। और दे शुड ऑल्सो बी इंस्पेक्टेड इंश्योर क्वालिटी एंड रेडीनेस, ठीक है भाई। तो ये देखा जाता है कि उनकी क्वालिटी क्या है इक्विपमेंट की, ये भी यही चेक करती है, पहले ही चेक कर लेती हैं। पता चल रहा है क्रिकेट मैच चल रहा है, वो क्रिकेट खेलते खेलते टूट गया, तो ये सब ऐसा ना हो, तो ये क्वालिटी पहले ही चेक कर ली जाती है, वो भी परचेज कमेटी ही करती है। क्योंकि जब इक्विपमेंट ये खरीद के लेके आ रही है तो उसके चच्चा थोड़ी क्या करेंगे भाई, इनकी क्वालिटी चेक करेंगे,
तो कौन करेंगे? क्वालिटी चेक ये कमेटी ही करती है, इंश्योर करती है, इंस्पेक्ट करती है कि क्वालिटी और जो रेडीनेस है, वो जो इक्विपमेंट है वो रेडी है या नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। समझ आ गया? आगे चले। उसके बाद प्लेग्राउंड कमेटी। तो दिस कमेटी प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द स्पोर्ट्स कंपटीशन। ठीक है भाई, तो जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना होता है, उसी का काम होता है। और द ग्राउंड शुड बी रेडी अबाउट 2 days बिफोर द कंपटीशन। ठीक है भाई, जब इवेंट होने वाला है या जब आपका कंपटीशन होने वाला है, उसके 2 दिन पहले क्या होता है, जितना भी आपका ग्राउंड होता है उसको प्रिपेयर कर दिया जाता है। उसके बाद डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। अब तो आपका भाई यहाँ पर इवेंट होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, तो उससे पहले जितना भी डेकोरेशन का काम होता है वो यही कमेटी करती है। तो बिफोर द कंपटीशन दिस कमेटी डिसाइड्स वेयर एंड हाउ मच डेकोरेशन इज नीडेड। कहाँ पर कितना डेकोरेशन करना है यही कमेटी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिंग द ग्राउंड, स्टेडियम एंड स्टेज एज पर रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, जैसा इवेंट आपका है, जैसा कॉम्पिटिशन, उसके हिसाब से स्टेज को कैसा हमको सजाना है, ठीक है, स्टेडियम को कैसे सजाना है, ग्राउंड को कैसे कैसे हमें डेकोरेट करना है, तो ये कमेटी का काम होता है। उसके बाद फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी। तो दिस कमेटी एंश्योर वेयर टीम्स विल स्टे। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब कि वो कहाँ पे रहेंगे, जो टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली कंपटीशन में वो रहेंगे कहाँ पे। ठीक है, तो और उनके लिए खाने वगैरह की व्यवस्था भी जो है यही करती है, ध्यान रखना। तो दिस कमेटी एंश्योर वेयर टीम्स विल स्टे, वेयर फूड विल बी अरेंज्ड एंड फॉर हाउ मैनी पीपल। ठीक है ना भाई, कितने लोगों के लिए अरेंज करना है, कितने लोग रहेंगे, सब देखा जाता है, इसी कमेटी यही देखती है। और सेपरेट अरेंजमेंट्स फॉर आर मेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अगर महिला टीम भी है और बॉयज़ की टीम भी है तो ऐसे में ना अलग अलग इनके लिए अरेंजमेंट करी जाती है, ध्यान रखना। और इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी की भी केयर किसको करनी होती है? इसी कमेटी को करनी होती है, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी। आगे चले। उसके बाद है भाई फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है भाई, कि कभी किसी को चोट लगे तुरंत क्या करते हैं भाई, उसकी पट्टी वगैरह करते हैं नॉर्मल, जैसे उसकी ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए, ऐसा ही होता है। तो दिस मेन टास्क ऑफ दिस कमेटी इज टू अरेंज ऑल नेसेसरी मेडिकल सप्लाईज बिफोर द कॉम्पिटिशन टू हैंडल इंजरीज ड्यूरिंग द इवेंट। अब तुम बोलोगे तो ड्यूरिंग की बात अगर नहीं यार, जब तुम्हारा टूर्नामेंट हो रहा होगा, ठीक है, जब तुम्हारा कंपटीशन हो रहा होगा, तो क्या जब जाओगे क्या सामान को कलेक्ट करने की, भाई किस पट्टी वगैरह लेने, तुम जब जाओगे नहीं ना। तो इवेंट से पहले ही जितने भी जरूरी मेडिकल सप्लाईज हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है भाई, स्टोर कर लिया जाता है, ताकि ड्यूरिंग के टाइम पे कुछ भी इवेंट इंजरीज वगैरह होती है टीम के खिलाड़ी को, तो उसको ठीक कर दिया जाए। समझ आ गया? उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो दिस कमेटी डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी नीडेड। ठीक है, कमेटी डिसाइड करती है पहली बात तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट जरूरी है, ठीक है, ड्यूरिंग द कंपटीशन एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है भाई, कहने का मतलब है टूर्नामेंट से पहले उनको भाई उनके घर से लेके भी तो आना पड़ेगा, जहाँ वो स्टे कर रहे हैं उसका लेके भी आना पड़ेगा, तो वो इवेंट से पहले की बात में आता है, ध्यान रखना। और किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और कितनी क्वांटिटी में, तो ध्यान रखती है कमेटी। और इट प्लान्स एंड अरेंज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से क्या करती है कि आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है उसको इंश्योर करती है, प्लान करती है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। तो बिफोर द कंपटीशन दिस कमेटी सिलेक्ट अंपायर्स, रेफरीज, रिकॉर्डर्स एंड लैब स्कोरर्स, जो स्कोर वगैरह बताते हैं, और एंश्योर देयर कंफर्मेशन एंड कंसेंट फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है भाई, तो कमेटीज फॉर ऑफिशियल, तो जो जज वगैरह होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो रिकॉर्डर, रेफरी, अंपायर्स वगैरह हो गए, उनको क्या करना भाई, चुनना, क्या करना भाई, सिलेक्ट करना। ठीक है भाई, और इंश्योर करना कि हाँ वो रेडी है या नहीं है। ठीक है, कंसेंट फॉर पार्टिसिपेशन एंड कंफर्मेशन ऑल्सो, ये ध्यान आपको रखना है। तो क्या हो गया भाई, टूर्नामेंट से पहले की बात हो गई। अब टूर्नामेंट के दौरान यानी ड्यूरिंग के टाइम पे कौन कौन सी कमेटी होती है और काम क्या होता है इनका, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी, परचेज कमेटी, ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। देन अब यहाँ पे देख लीजिए, एंड फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट कमेटी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी कमेटीज हो जाएंगी, जो कि तो आपको दिख रहा होगा बहुत सी कमेटी तो आपकी प्री वाली ही है, हाँ है, ठीक है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी अब टूर्नामेंट के दौरान। देखो, अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट कमेटी की, तो इसका काम यहाँ पर क्या है, इसका काम तो असाइन करना है भाई, सारे सबको इन्होंने काम असाइन कर दिया कि जिस कमेटी का जो काम है, सब कमेटीज बना दी यहाँ पर। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन
द मेन टास्क ऑफ दिस कमिटी इज टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज, क्योंकि इसका काम है सब कमिटीज को देखना भाई कि सब एक्टिविटीज काम पे हो रही है या टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ड्यूरिंग के टाइम पे भी इसका काम यही होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज के लिए इसने सब एक्टिविटीज बनाई, सब कमेटी बनाई है, उनको सुपरवाइज करना एंड इंश्योरिंग एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली, और इंश्योर करना कि जितना भी काम है वो स्मूथली चल रहा है, और मॉनिटर वेदर ऑल टास्क आर बीइंग कैरिड आउट प्रॉपरली। ठीक है भाई, देखा जाता है कि जितने भी टास्क हैं वो प्रॉपरली कैरिड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो भाई उसको ठीक करना, तो इस सब आपको ध्यान रखना है। और इफ देयर इज एनी शॉर्ट कमिंग टेक इमीडिएट एक्शन टू रिजोल्व, वही बताया मैं, कुछ कमी आ रही है तो उसको तुरंत रिजोल्व करना। और दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमिटी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब परचेज कमेटी की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन इफ एनी इक्विपमेंट और आइटम इज रिक्वायर्ड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो इन्होंने पहले तो खरीद लिया, लेकिन ड्यूरिंग द कंपटीशन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर कोई इक्विपमेंट मतलब खराब भी हो जाता है, ठीक है, या मिलता नहीं है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत अरेंज कराना। ठीक है, ध्यान रखना, टू अरेंज एंड मेक इट अवेलेबल एज क्विकली एज पॉसिबल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी, तो दिस द कमेटी एंश्योर दैट द कंपटीशन इज कंडक्टेड प्रॉपर्ली ऑन टाइम। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम पहले क्या होता है कि भाई कितनी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स वगैरह लगेंगे, ठीक है, कब पहुंचना है, सब पहले ही डिसाइड करा जाता है। तो ये आपका प्री टूर्नामेंट से पहले का काम हो गया। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम ड्यूरिंग द कंपटीशन होता है कि भाई जितने भी टीम्स वगैरह हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचाना, जहां वेन्यू पर पहुंचाना। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, टाइम पर हर चीज चालू हो। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग टीम्स टू देयर एकोमोडेशन एंड फ्रॉम द एकोमोडेशन टू द प्लेइंग फील्ड। कहने का मतलब है भाई कि उनको एकोमोडेशन पर पहुंचाना, वहां से लेके आना, इसी का काम होता है ड्यूरिंग द कंपटीशन। समझ आ रहा है? आगे देखिए, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग मील्स टू ऑल प्लेयर्स एंड ऑफिशियल। आपने देखा ना, रिफ्रेशमेंट वगैरह मिल दिया जाता है कुछ भी अब स्पोर्ट्स वगैरह के टाइम पे, तो इसी कमेटी का काम होता है, जो ऑफिशियल वगैरह को दिया जाता है, टीम वगैरह को दिया जाता है। और इफ देयर इज एनी नीड फॉर आइटम्स एट द एकोमोडेशन साइट, मतलब कि जहाँ वो रुके हुए हैं, स्टे कर रहे हैं, अगर वहाँ भी मान लो कुछ जरूरत है आइटम वगैरह की, तो वो भी इसी का काम होता है, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, ध्यान रखना। और अरेंजिंग एंड प्रोवाइडिंग देम इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमेटी, मतलब यही बता दिया मैंने। ठीक है, जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं वहाँ पर भी जितनी भी चीज़ों की जरूरत है वहाँ पर भी उनको पहुँचाना। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलो, उसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन इफ एनी ऑफिशियल फेसेस एनी इश्यूज दिस कमेटी रिजॉल्व इट। सी बात है, ड्यूरिंग के टाइम पे कुछ भी कमेटी को दिक्कत सॉरी ऑफिशियल्स को दिक्कतें आ रही हैं, उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, और अगर मान लो कि वो किसी की तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया, अब उसको जाना है, तो उसके रिप्लेसमेंट को तुरंत तैयार रखना है भाई, अरेंज करना है कि उसकी जगह पे जल्दी दूसरा बंदा कौन आएगा और तुरंत लेके आना पड़ेगा, ताकि इवेंट में कोई दिक्कत ना आए। समझ आ गया? तो अरेंजिंग रिप्लेसमेंट ऑफिशियल्स इफ नीडेड इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमिटी। आगे चले, फर्स्ट एड कमेटी। तो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है इवेंट के टाइम पे, या कंपटीशन को इवेंट ही बोलते हैं, एक तरह से ध्यान रखना। इवेंट के टाइम पे अगर कोई किसी को इंजर्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे उसको फर्स्ट एड करने का काम इसी कमेटी का होता है, ध्यान रखना। तो ऐसे केसेस में उनको इमीडिएट फर्स्ट एड देना इंजर्ड को। ठीक है, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इंजरी अगर ज़्यादा है, अगर इंजरी बहुत ज़्यादा है, तो उसको तुरंत ही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ले जाना होता है, इसी कमेटी का काम होता है, ध्यान रखना ये। उसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी। अब किसका मैच किसके साथ होगा ये अनाउंस करा जाता है ना स्टेज वगैरह पे, तो वो अनाउंसमेंट कमेटी ही करते हैं, ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन दिस कमेटी ऑपरेट्स लाइक स्टेज मैनेजमेंट। ठीक है भाई, स्टेज को मैनेजमेंट की तरह काम ये करती है कमेटी। और द प्रोग्राम रन्स अकॉर्डिंग टू इट्स शेड्यूल। अब जैसे जैसे शेड्यूल बनाए कि भाई इस टाइम तक ये मैच होगा, इस टाइम तक ये मैच होगा, मैच यहाँ तक इस टाइम तक चलने वाला है, तो ये शेड्यूल स्मूथली चले, रनिंग हो, तो ये इसकी ही जिम्मेदारी होती है इस कमेटी की, है ना। तो इट अनाउंस विच मैच इज टेकिंग प्लेस एंड व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट विल हैपन। ठीक है भाई, तो ये अनाउंस यही करती है कि विच मैच इज टेकिंग अ प्लेस, मतलब कि किस टीम का मैच होने वाला है, कौन सा मैच होने वाला है, और व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट विल हैपन, जब कोई इवेंट हो रहा होता है।
और द अनाउंसमेंट कमिटी प्रोवाइड्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू एवरीवन। ठीक है भाई, जो भी इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो उसको अनाउंस कौन करते हैं? अनाउंसमेंट कमेटी ही करती है। अब ये पोस्ट टूर्नामेंट या कंपटीशन के बाद कौन कौन सी कमेटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समझ आ गया? तो देखिए भाई, पहला है आपका फाइनेंशियल कमेटी, परचेज कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, देन आपका कंपटीशन प्रोग्राम कमेटी, देन फर्स्ट एड कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। एक दो और ऐड हो गई है इसमें, नहीं? ठीक है, देखो पहले हम बात करेंगे पब्लिसिटी कमेटी। अब टूर्नामेंट तो खत्म, जब फिर से पब्लिसिटी करेंगे भाई टूर्नामेंट खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। पब्लिसिटी करिए, कुछ खर्चा भी तो आया होगा, तो उसकी रिपोर्ट देनी होती है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि आया है अपना पब्लिसिटी पर आफ्टर द कंपटीशन, ये दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो कि जितने सब कमेटी बनाई थी उनको उनका काम असाइन करा था, तो उसको रिपोर्ट दी जाती है, उनको रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद परचेज कमेटी, तो प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विद इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ इक्विपमेंट एंड आइटम। तो परचेज कमेटी क्या कर रही थी भाई, जितने इक्विपमेंट जरूरत थे वो लेके आ रही थी, तो ऐसे में उसका कितना खर्चा आया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, एक्सपेंस के बारे में, इसी का काम होता है। आगे मैं चलूँ, फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है भाई, कितना खर्चा है उसके लिए क्या करना है, मैं कहूँ तो अकाउंट्स प्रिपेयर करना। तो प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन कंपटीशन। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है तो भाई उससे स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है, बहुत जगह से पैसा आ रहा होता है, तो कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, इसका एक अकाउंट मेंटेन करना है ना, और रिव्यू अगेंस्ट द बजट, और देखना है कि भाई जो बजट बनाया था, ठीक है, क्या उसके हिसाब से हुआ या उससे उसको एक्सीड कर गया ये, या नहीं, या कम बजट में काम हो गया। यानी बजट को भी रिव्यू करना है, यानी जो बजट हमने बनाया था उसके अगेंस्ट क्या इस अकाउंट जो ये खर्चा वगैरह हुआ है, इसको हमें देखना है, ठीक है, रिव्यू करना है। उसके बाद फर्स्ट एड कमेटी, तो प्रोवाइड ऑल इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फर्स्ट एड। ध्यान रखना, इक्विपमेंट या इंफॉर्मेशन जो कि फर्स्ट एड से रिलेटेड है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देना, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ऑर्गेनाइजिंग, देखो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है ना, इसको मैं उससे दिखा रहा हूँ, इसको समझ लो बॉस है, ये क्या है, ये बॉस है, और इसने बहुत सारे एम्प्लॉयज रख ले जिसको हम कमेटी मान लेते हैं। तो काम खत्म करने के बाद भाई ये काम हुआ है कि कितना खर्चा आएगा, तो सब इसको आके जानकारी देता है, ऐसे कमेटी कर रही है, ध्यान रखना, जब टूर्नामेंट आपका खत्म हो गया तो। ठीक है, आगे चले। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी, तो मैनेजेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टीम्स एंड ऑफिशियल आफ्टर द इवेंट। ठीक है यार, देखो जब इवेंट खत्म हो गया है उसके उनको उनकी साइट पर भी जाना जहाँ वो रह रहे हैं, ठीक है, और तो वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका, इसी कमेटी का है, और ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा वगैरह है वो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दे दिया जाता है। उसके बाद एंड फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, तो इफ देयर इज एनी डैमेज एट द एकोमोडेशन साइट फिक्स इट एंड प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अगर भाई कोई डैमेज हुआ है एकोमोडेशन साइट पर जहाँ वो रह रहे थे, उसको फिक्स करना है, और जितने भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देनी है। कंपटीशन प्रोग्राम कमेटी, तो प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स टू ऑल टीम्स, prepare all records and give the organizing committee information related to all teams that participated in the competition। तो कंपटीशन प्रोग्राम कमेटी बेसिकली मैं समझ लो कि सर्टिफिकेट देना सब टीमों को, ठीक है, और सारे रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देना जितने भी टीमों ने पार्टिसिपेट करा था। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, तो आफ्टर द कंपटीशन प्रोवाइड ऑल ऑफिशियल्स विद देयर ऑनरेरियम एंड अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। तो उनको भाई इज्जत के साथ भेजना है, तो उनका जो लेटर होता है अप्रिसिएशन का, उनको सम्मान देना, तो वो उनको देना है, समझ आ गया। उसके बाद स्पोर्ट्स फील्ड इक्विपमेंट कमेटी, तो आफ्टर द कंपटीशन दिस कमेटी विल प्रोवाइड ऑल इक्विपमेंट बजट, ठीक है, सॉरी, प्रोवाइड ऑल इक्विपमेंट ब्रॉट फॉर यूज। ठीक है भाई, तो जो भी इक्विपमेंट यूज के लिए लाए गए थे उसको मैनेजमेंट कमेटी को देना है, एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एनी डैमेज कोज टू द फील्ड। ठीक है भाई, जितने भी आपके जहाँ पे ग्राउंड था, जहाँ पे खेल रहे थे, तो वहाँ पे अगर कोई डैमेज होता है तो उसको भी ठीक करने का काम भी क्या होता है, इसी कमेटी का होता है। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, तो भाई कुछ कोई टीम जीतती है, ठीक है, उनकी पोजीशन वगैरह आती है, तो उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम इस कमेटी का होता है आफ्टर द टूर्नामेंट। तो इन कोऑर्डिनेशन विद द डेकोरेशन,
and ceremony committee. This committee provides all necessary information and items for organizing and this responsible for distributing the prize also. ठीक है भाई, तो ये करती है भाई कोऑर्डिनेशन, जो डेकोरेशन कमेटी होती है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है, सेरेमनी कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो प्रोवाइड भी करा देती है मैनेजमेंट कमेटी को, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी क्या होता है, इसी कमेटी का आपका होता है। समझ आ रहा है? आगे चले। अब देखिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के आपके टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आपको फिक्चर बनाने के लिए भी आता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्चर के लिए अलग से वीडियो हम बना लेंगे। ठीक है भाई, तो नॉकआउट टूर्नामेंट आपका होता है, लीग टूर्नामेंट होता है जिसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कह देते हैं, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपके हैं। तो यहाँ पर हम लीग, नॉकआउट और आपका जो लीग टूर्नामेंट है इसके बारे में जान लेते हैं, देन फिक्चर की वीडियो में सारा आपको कवर हो जाएगा ये। तो मीनिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर, इस वीडियो में ध्यान रखना। तो मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट क्या है, अलग अलग मेथड वो अलग चीज है, लेकिन टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है। तो टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैच इन विच एट द एंड वन टीम इमर्ज एज द विनर व्हाइल ऑल अदर टीम्स लूज देयर मैच। तो टूर्नामेंट का एक सीरीज ऑफ मैच है कि उनका मैच फिक्स होता है और लास्ट में एक मैच जीतती, एक टीम जीतती है मैच को, बाकी सारी हार जाती हैं। अब उनका मैच किस तरीके से होगा, ये अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीके से होता है, आपको ध्यान रखना है। कोई टीम एक बार खेलती है उस टीम के साथ, ठीक है, किसी टीम के साथ रह भी जाता है वो, किसी टीम में दो दो बार भी खेलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड हैं आपके टूर्नामेंट के, तो वही आपको पढ़ना है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करूं तो इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप के कंपटीशन में द टीम दैट लॉसेस इज एलिमिनेटेड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो टीम हारेगी उसको हटा दिया जाता है। एक बार किसी टीम के साथ मैच हुआ, ठीक है, मान लो कि राउंड फर्स्ट है, तो यहाँ पर ए टीम है और एक बी टीम है, इन दोनों के बीच में मैच हुआ और बी टीम जीत गई, तो ए टीम यहाँ पर हार जाएगी, तो यहीं पर क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, एलिमिनेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एलिमिनेट हो गई आपकी, तो ये आगे मैच नहीं खेलेगी, यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगी। तो ऐसा जो टीम एंड तक पहुंचेगी वो जीत जाएगी। ओनली द विनिंग टीम्स रिमेन इन द टूर्नामेंट। लेकिन जब लीग टूर्नामेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये सिस्टम बदल जाता है। अब लीग टूर्नामेंट की बात करूं तो लीग टूर्नामेंट भी आपके दो तरीके होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड आपका यहाँ पर होता है डबल लीग टूर्नामेंट। ठीक है भाई, तो लीग टूर्नामेंट क्या होता है पहले उसको जब समझो आप। देखो, तो ना लीग टूर्नामेंट, ईच टीम इज पार्टिसिपेटिंग प्लेज एटलीस्ट वन मैच विद एवरी अदर टीम। देखो लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जितनी भी टीमें हैं उसमें हर टीम क्या होती है, एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। लेकिन नॉकआउट में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर दो टीम ने खेला, एक टीम उसमें से हार गई तो वो आउट ही हो जाएगी, दूसरी टीम के साथ खेल ही नहीं पाएगी। लेकिन लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि एक बार मैच खेलती हर टीम एक दूसरे से, और इसलिए इसको सिंगल लीग टूर्नामेंट भी हम बोलते हैं। समझ आ गया, जब एक बार ही क्या है हर टीम के साथ खेला जा रहा है मैच पर्टिकुलर टीम के द्वारा। अब डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, इन डबल लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम ट्वाइस, यानी कि एक टीम दूसरी टीम से दो बार खेलती है, यानी कि हर टीम जब एक दूसरी टीम से दो बार खेल रही है तो वो डबल लीग टूर्नामेंट होता है। और द विनिंग, अब बोलोगे यार जब ये सब मैच खेले रहे हैं एक दूसरी टीम के साथ तो ऐसे में यार फिर जीतेगा कौन, तो यहाँ पर स्कोर के बेसिस पर जीत होती है, ध्यान रखना, विनिंग टीम घोषित करी जाती है। तो द विनिंग टीम इज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम विन्स एंड लॉस। ठीक है भाई, हार कितनी, किस टीम से जीते किस टीम से हारे, तो उसके हिसाब से जो इनका स्कोर बनता है। ठीक है, 10 टीम है यहाँ पर, मान लो कि 10 टीम है, 10 में से भाई 8, एक जो टीम है ना वो 10 से मैच जीत गई, 8 9 बाकी जो 9 है उनसे टीम मैच जीत गई, तो इसका स्कोर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। और दूसरी टीम है मान लो सबके साथ मैच करा, 4 से हार गई, 6 से जीत गई, तो उसका स्कोर इसके नीचे रहेगा। तो ऐसे क्या होता है, इसके स्कोर डिसाइड हो जाते हैं। समझ आ गया आपको, ध्यान रखना है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल की, देन हम बात करेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल की। समझ आ रहा है, तो पहले हम बात करते हैं इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, विद इन द वॉल। आपने सही सुना, विद इन द वॉल का मतलब क्या, दीवार के अंदर। अब बोलोगे क्या बोल रहे हो यार आप, ये देखो विद इन द वॉल्स का मतलब ये है, तो इंट्राम्यूरल के अंदर क्या होता है जिसका मतलब विद इन द वॉल्स है कि भाई जितने भी यहाँ पर मैच होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, कंपटीशन होंगे,
वो एक दीवार के अंदर होंगे, एक दीवार का अब यहाँ पर कौन सी दीवार की बात हो रही है, वो स्कूल की दीवार की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, स्कूल की दीवार की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पर हो रही है। तो एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्या होंगे, मैच होंगे, और उस कॉलेज स्कूल के बच्चे ही क्या करेंगे, उसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। समझ आया? तो इंटरम्यूरल का मतलब क्या होता है, विद इन द वॉल्स, यानी कि उस चार दीवारी के अंदर जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर पाएंगे। दूसरी कॉलेज दूसरी यूनिवर्सिटी का बंदा जो है वहाँ मैच नहीं खेल सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इंटरम्यूरल के अंतर्गत आपका ये आता है, ध्यान रखना है। देखो, तो स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड विद इन वन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना भाई, यानी कि यहाँ पर विद इन द वर्ल्ड का मतलब यही है कि उस इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज के अंदर ही क्या होंगे भाई, आपके स्पोर्ट्स कंपटीशन होंगे, कोई इंस्टीट्यूट के अंदर होंगे, और वहीं का जो बच्चा है पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है ना। यानी और यानी कि मैं कहूँ तो प्लेयर्स बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूशन, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। और कैन बी सिंगल और मल्टीपल इवेंट इन अ डे, मंथ और ईयर, ठीक है ना भाई। तो सिंगल और मल्टीपल इवेंट्स हो सकता है कि दिन में, एक दिन के अंदर, महीने में, या साल के अंदर, ठीक है ना भाई, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। इंटरम्यूरल के का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल के लिए भाई स्पोर्ट्स डे हो गया आपका, एथलेटिक्स मीट हो गया, एंड हाउस मैचेस हो गए, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो गया, तो ये एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हो जाएगा। और उसी वही, और कौन से प्लेयर होंगे, जो उसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते होंगे, ध्यान रखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या इंटरम्यूरल, देखिए, तो पहला भाई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ताकि जो स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट कर पाए, उनको अपॉर्चुनिटीज देना इंटरम्यूरल का मकसद होता है। और एंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना भाई, पढ़ाई ठीक है, लेकिन पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी एंटर करे बच्चा, तो तभी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से वो काफ़ी कुछ सीखता है, जो कि हमने 11th में बात भी करी है, ध्यान रखना। समझ आ रहा? तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो, ये इंश्योर करने के लिए। और डेवलप स्पोर्टमैनशिप अमोंग प्लेयर्स, ठीक है ना भाई। तो अलग अलग जो प्लेयर हैं उस इंस्टीट्यूट से, तो उनके बीच में स्पोर्टमैनशिप को डेवलप करना, खेल के प्रति एक भावना बनाना, उनके डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है। एंड एनकरेज लीडरशिप एंड कोऑपरेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, जो उस इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं, ठीक है, उनके बीच में लीडरशिप को एनकरेज करना, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन में कोई कंपटीशन वगैरह होगा, टीम बनेगी, उसको कोई लीड करेगा, तो उससे उन बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आएगी। एंड कोऑपरेशन मतलब कि भाई सहयोग करना भी सीखेंगे, सिखाना है, तो इसलिए इंटरम्यूरल गेम्स कराए जाते हैं। एंड गिव स्टूडेंट्स चांस टू लर्न वेरियस गेम्स एंड स्किल्स, और इंटरम्यूरल के थ्रू ही क्या होता है कि बच्चों को चांस दिए जाते हैं स्किल्स सीखने के लिए, गेम्स को सीखने के लिए। एंड आगे बात करूं, आइडेंटिफाई टैलेंटेड प्लेयर्स, ठीक है, जब अलग अलग मैच आपके हो गए इंस्टीट्यूशन के अंदर, मतलब बच्चों ने खेला है, प्लेयर्स ने खेला है, तो अब इससे क्या होता है, क्या है कि जो अच्छा करता है, इससे होता है टैलेंटेड जो का प्लेयर वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह होते हैं, तो पर्टिकुलर कोई बच्चा होता है बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो उसको आगे भी ले जाया जाता है अलग अलग लेवल पर खिलाने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उससे टैलेंटेड प्लेयर की पहचान हो जाती है इंटरम्यूरल से। और प्रमोट फिजिकल डेवलपमेंट एंड फोकस ऑन स्टूडेंट्स हेल्थ, और ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट करना और फोकस करना स्टूडेंट की हेल्थ पर। अब इंपॉर्टेंस क्या इंटरम्यूरल्स की, देखो, हेल्दी एंटरटेनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपका इंटरम्यूरल। उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एनर्जी, जो उन बच्चों की एनर्जी है वो गलत जगह ना जाए, ठीक है, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद डेवलप्स इंटरेस्ट एंड नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, बच्चों के मन में नॉलेज और इंटरेस्ट को जगाता है भाई इंटरम्यूरल, ध्यान रखना है स्पोर्ट्स के लिए। एंड प्रमोट्स स्पोर्टमैनशिप अमोंग स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, स्पोर्टमैनशिप को प्रमोट करा जाता है किसमें भाई, आपके स्टूडेंट्स के बीच में। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये हासिल करना, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, ये सब हासिल करा जाता है, तभी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में जब हम बात करते हो, हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, जो सोशल क्वालिटीज होती है, सोशल क्वालिटीज आपको जैसे कि बात करना किसी से, ऑनेस्टी होना, ठीक है, नैतिक गुण होना, मोरालिटी होना, तो ये सब सोशल क्वालिटीज होती है जो कि गेम्स के थ्रू इजीली, स्पोर्ट्स के थ्रू जो डेवलप हो जाती हैं, तो इसलिए इंटरम्यूरल का काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाती है। एक्सट्राम्यूरल की बात करूं तो एक्सट्राम्यूरल का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द वॉल, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वॉल्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आउटसाइड ऑफ द वॉल्स आप समझ तो गए होंगे, यानी कि ऐसे मैच जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ना होकर किसी और इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, और जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे उस कंपटीशन में
वो अलग अलग कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। ये कोई बैरियर नहीं है भाई, प्लेयर जो है उसी इंस्टीट्यूशन से होगा जहां पर वो कंपटीशन हेल्ड हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। वो इंटरम्यूरल में होता है, एक्सट्राम्यूरल में कहीं का किसी भी इंस्टीट्यूट का बंदा एंटर कर सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गेम्स प्लेड आउटसाइड द स्कूल परमिसेस, ठीक है भाई, तो स्कूल के बाहर, ठीक है, कहीं भी इवेंट हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, लेकिन बंदे सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा म्यूरल इंक्लूड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द स्कूल कैंपस, ठीक है भाई, स्कूल कैंपस में हो सकता है, बट जनरली क्या होता है, ऐसे स्टेडियम वगैरह में ये मैच हो रहे होते हैं, उसमें हर इंस्टीट्यूशन का बंदा पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ध्यान रखना। इसमें एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करा जाता है स्कूल कैंपस के बाहर। और टूर्नामेंट्स आर हेल्ड बिटवीन 2 और मोर स्कूल और इंस्टीट्यूशन। टूर्नामेंट का कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो 2 या 2 से ज्यादा स्कूल इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या होता है, लड़ा जाता है या करा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स, ठीक है भाई, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करना, ठीक है। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है ना कि भाई हर इंस्टीट्यूशन चाहता है, स्कूल चाहता है कि हमारा स्कूल टॉप करे इस काम में, या फर्स्ट आए, सेकंड आए, तो इसके लिए हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो बच्चे को मिले, उस टीम को मिले, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंटरम्यूरल में क्या होता है, वो अपने इंस्टीट्यूशन तक या कॉलेज यूनिवर्सिटी तक रह जाता है, बाकियों से वो मिल ही नहीं पाता है, तो उससे एक इंटीग्रेशन की भावना जगती नहीं है टीम के अंदर। लेकिन जब एक्स्ट्राम्यूरल की बात करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई स्पिरिट सीखे किसकी, इंटीग्रेशन की विद अदर इंस्टीट्यूशन, अदर टीम। उसके बाद टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चूज अ करियर इन स्पोर्ट्स, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि बच्चे जो प्लेयर हैं वो स्पोर्ट्स में करियर बना सके। टू प्रमोट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है भाई, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बच्चों का स्पोर्ट्स के थ्रू, ये भी प्रमोट करना होता है किसका, ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्राम्यूरल का। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात कर लीजिए भाई, तो ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता है स्टूडेंट्स की या प्लेयर्स की। और डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, जो कि इंटरम्यूरल, देखो ऑब्जेक्टिव्स इंटरम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के लगभग सेम आपको मिलेंगे, क्योंकि है तो स्पोर्ट्स ही ना, स्पोर्ट्स में तो चाहे वो अंदर खेलो चाहे बाहर खेलो, लगभग सिमिलरिटी आपको फायदे देखने को मिलेंगे, वही बात है। प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस गेम्स, ठीक है, अलग अलग गेम्स के बारे में नॉलेज मिलती है, ठीक है, रेगुलेशन के बारे में जाना जाता है। कंट्रोल्स द लेवल ऑफ एग्रेसिवनेस इन प्लेयर्स, ठीक है, जब स्पोर्ट्स आप खेलते हो गुस्सा वगैरह आपको बहुत आता है, ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करना भी जो है आपको गेम्स के थ्रू आ भी जाता है, ठीक है। तो एग्रेसिवनेस जो होती है प्लेयर्स को, वो कंट्रोल करना आ जाता है, तो इंपॉर्टेंस है एक्स्ट्राम्यूरल की। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डेवलप होती है बच्चों प्लेयर के अंदर, और इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ गेम, और इससे क्या होता है, लगातार जब गेम्स खेले जाते हैं लगातार, तो उससे गेम का स्टैंडर्ड भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है एट द टाइम, ठीक है, जैसे बीतता जाता है। समझ आ गया आपको। अब जो हमारा अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कि भाई कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है क्या। देखिए कम्युनिटी का मतलब हो जाता है पर्टिकुलर कुछ ग्रुप लोगों का, अलग अलग रिलीजन से वो हो सकते हैं, कास्ट से हो सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ठीक है, यूथ हो सकता है, तो ये अलग अलग कम्युनिटी आपकी बन जाती है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या है, तो देखिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज दैट अलाउ पीपल इन अ सोसाइटी टू टेक पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड फिटनेस प्रोग्राम, ठीक है भाई, जो एक सोसाइटी है उसके अंदर जो है एक्सरसाइज फिटनेस प्रोग्राम जो चलते हैं, स्पोर्ट्स जो चलता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, लोगों को अलाउ करा जाता है। स्कूल के अंदर भी है, समझ लो भाई, सोसाइटी की बात हो जाए, ध्यान रखना, तो ये सब इसके अंदर अलाउ होता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर। और दे हेल्प प्रमोट हेल्थ एंड सोशल बॉन्डिंग अमंग ऑल एज ग्रुप्स, है बोले यहाँ पर एज का बैरियर नहीं है। अब मतलब कि अब स्कूल के अंदर मान लो कुछ स्पोर्ट डे वगैरह हो रहा है, वही कम्युनिटी स्पोर्ट्स के अंदर आता है, बट वहाँ पे सारे एज के बच्चे, वहाँ पर जो सारे एज के लोग वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, बट बहुत सारे कम्युनिटी प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर हर एज ग्रुप का बंदा वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दे हेल्प प्रमोट हेल्थ एंड सोशल बॉन्डिंग अमंग ऑल एज ग्रुप लाइक चिल्ड्रन, एडल्ट्स, एल्डर्स एंड वनरेबल ग्रुप्स। समझ आ रहा है। और दीज स्पोर्ट्स आर ऑफन सिंपल, लो कॉस्ट एंड ईजी टू पार्टिसिपेट। जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ कम्युनिटी स्पोर्ट्स के अंदर आपको, तो बहुत आसान होंगे, लो कॉस्ट के होंगे, इजी टू पार्टिसिपेट होंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, तो इसको हर कोई ज्वाइन कर सकता है, एवरीवन कैन ज्वाइन इट। तो पर्पस क्या है कम्युनिटी स्पोर्ट्स की, क्वेश्चन आ जाता है छोटा 2 मार्क्स में, फिजिकल 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो फिजिकल एजुकेशन में आते भी हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। टू इन्वॉल्व सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स इन फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि आज की जीवन शैली से, आज के लाइफस्टाइल से क्या हो रहा है कि लोगों के जिंदगी से फिजिकल एक्टिविटीज हट रही है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो इसीलिए सिटीजन्स और जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना, इन्वॉल्व करना, इसलिए पर्पस है, इसलिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर पर्पस। तो ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं इनका पर्पस क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल कैंपेन्स, टैलेंट सर्च एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, टैलेंट सर्च करना, सोशल कैंपेन करना एंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ में लोगों को इन्वॉल्व करा जा सके, उनको क्या करा जाए भाई, अवेयरनेस फैलाए उनके लिए। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सोशल कैंपेन चलाए जाते हैं, टैलेंट सर्च करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कम्युनिटी स्पोर्ट्स के थ्रू, समझ आ गया। और इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सब फैलाया जाता है, स्प्रेड करा जाता है। अब कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज और इवेंट्स आपके देखने को मिलते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर? देखो, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोर्स एंड रन फॉर यूनिटी एंड रन फॉर अवेयरनेस। ये कुछ आपके क्या होते हैं, बेसिकली कॉमन एक्टिविटीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं। सबके सिलेबस में बात हम कर लेंगे सबकी। तो पहला आता है भाई स्पोर्ट्स डे। क्या है ये स्पोर्ट्स डे? आपको पता है, स्कूल में आप पढ़ते हो तो स्पोर्ट्स डे आपको पता है। तो एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज हेल्ड एनुअली। अब मान लो कोई सोसाइटी है, तो सोसाइटी के अंदर, वो स्कूल नहीं सोसाइटी है मान लो, तो उसके अंदर वो क्या भाई, वो भी कर सकते हैं साल दर साल अपने क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट डे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसमें हर एज का बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन स्कूल वगैरह में तो नॉर्मल बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बेसिकली कहूँ तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्कूल्स के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, जो कि एनुअली हर एक साल में क्या होता है, ऑर्गेनाइज करा जाता है। और पर्पस क्या है इसका? शोकेसिंग द स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। यूथ और बच्चों, जो चिल्ड्रन है, उनका टैलेंट शोकेस हो, ठीक है, लोगों के सामने आए। और प्रमोट्स इंटरेक्शन एंड यूनिटी अमोंग कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है भाई, तो इंटरेक्शन हो बाकी कम्युनिटी के साथ, ठीक है, यूनिटी देखने को मिले, तो ये प्रमोट करना स्पोर्ट्स डे का काम होता है। और रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। और ऑर्गेनाइजेशनल जब वो साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। तो ये दिखाना, झलक आना, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। फोकस की, अब किस पे फोकस करता है? जो स्पोर्ट डे है मेनली फोकस किस पर रहता है? नॉट ओनली ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स बट ऑल्सो ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि भाई पार्टिसिपेशन, टैलेंटेड जो लोग हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट जो लोग हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पर हैं, इस पर फोकस करा जाता है। जितना ना, जितना वो अलग चीज़ है, उतनी एक्टिविटीज होंगी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो टैलेंटेड हो या नो बट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो देखा जाता है। और मैक्सिमम एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, इसे फोकस करा जाता है कि मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो सके लोगों की, समझ रहे हो। हेल्थ रन की बात करूं, हेल्थ रन साफ पता चल रहा है, जो हेल्थ के लिए रन वगैरह कैंपेन चलते हैं। तो व्हाट इज इट? तो रन ऑर्गेनाइज टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, एक ऐसी रन जो कि हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए करी जाती है। पर्पस की बात करूं, इंप्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी। भाई पर्पस ये होता है कि सोसाइटी के अंदर हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन करा जा सके, इंप्रूव करा जा सके, अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर गुड हेल्थ। और समटाइम्स कंडक्टेड रेज फंड्स फॉर चैरिटी, ठीक है ना। और सम कभी कभार क्या होता है, पर्पस इसका ये होता है हेल्थ रन का कि भाई फंड रेज करना फॉर चैरिटी, ध्यान रखना, ये भी इसका पर्पस होता है। फीचर्स की बात करूं उसके, तो नोट अ प्रोफेशनल रेस, कोई प्रोफेशनल रेस नहीं है, नॉर्मली हेल्थ के लिए बस फिजिकल एक्टिविटी हो जाए इसलिए रन करी जाती है। और गोल इज पार्टिसिपेशन, गोल के बस पार्टिसिपेशन हो, नॉट विनिंग। ओपन फॉर ऑल एज ग्रुप, कंडक्टेड बाय एनजीओज एंड हेल्थ डिपार्टमेंट नॉर्मली, ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है, कि भाई जो हेल्थ रन है इसको कौन बेसिकली करता है अपना, तो स्टार्ट कराता है या कंडक्ट कराता है, ठीक है, तो एमसीक्यू में आ सकता है ये, ध्यान रखना। आगे चले, रन फॉर फन की बात करूं तो ये है कि भाई फ्रेंडली एंड एंटरटेनिंग रेस है ये, रन फॉर फन नाम से पता चल रहा है हमें। और पर्पस की बात करूं तो स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्टेइंग फिट एंड हेल्दी। तो रन फॉर फन यानी फन के साथ रन करो भाई, तो इससे एक पर्पस, एक मैसेज आता है कि भाई स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, पर्पस भी यही है। एंड मे ऑल्सो रेज फंड फॉर कोज, ठीक है, किसी कारण से, ठीक है, फंड भी जनरेट करे जाते हैं, कलेक्ट करे जाते हैं लोगों से, ठीक है, ध्यान रखना है। फीचर्स की बात करूं, इंक्लूड्स रन रेसेस लाइक लेमन एंड स्पून रेस, स्नैक रेस, थ्री लेग रेस, ये सब स्पोर्ट में मैंने सुना भी होगा ना। तो बनाना रेस, तो इसमें हंसी वगैरह बहुत आते हैं, तो फन के लिए हो जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज भी हो जाएगा, फिट भी रहोगे। टीचर चिल्ड्रन रेस, पेरेंट चिल्ड्रन रेस, तो यहाँ पर माता पिता बच्चे के साथ खेलेंगे भाई, ठीक है, रेस करेंगे, टीचर बच्चे अपने
जो जिसको पढ़ा रही हैं उनके साथ वो रेस करेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हर एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पर मिल रहा है ना, ध्यान आपको रखना है। और मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कई बार स्पोर्ट डे ऐसे भी हो जाते हैं, या ऐसी जो रन फॉर फन है ये स्कूल वगैरह में ऑर्गेनाइज देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। रन फॉर स्पेसिफिक कोर्स, तो ऐसे रेस जो कि किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से हो रही है, ठीक है, ये किसी कुछ भी रीजन वो हो सकता है। देखो, रन टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज और जनरेट चैरिटी, ठीक है, मान लो कोई बहुत बड़ा कारण है तो उसके लिए पैसा रेस करना है, चैरिटी रेस करनी है, तो वो रन फॉर स्पेसिफिक कोर्स के अंदर आता है। रन फॉर फन में भी कर लिया जाता है, ध्यान रखना। पर्पस की बात करूं, हाईलाइट कोज लाइक कैंसर, एड्स, जेंडर इक्वालिटी, क्लीनिनेस एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। कई बार देखो ना लोग रैली निकाल के जा रहे होते हैं, भाग भाग के बोर्ड वगैरह बैनर बना के निकल रहे होते हैं, तो वो रन फॉर स्पेसिफिक कोज के लिए आते हैं, वो पर्टिकुलर रीजन या कारण की वजह से ही वो ऐसे कर रहे होते हैं, अवेयरनेस फैला रहे होते हैं। सीधी बात में कहूँ तो स्प्रेड अवेयरनेस अमोंग मासेस फॉर स्पेसिफिक रीजन, ठीक है भाई, मैसेज को मासेस तक पहुंचाना फॉर पर्टिकुलर रीजन को लोगों को दिखाना, अवेयरनेस फैलाना, इसका काम होता है, पर्पस होता है। समझ आ रहा है? रन फॉर यूनिटी की बात करूं तो है क्या ये, तो रन एम्ड एट प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि भाई इस रन फॉर यूनिटी का देखो, यूनिटी का मतलब होता है एकता, तो ये रन होती है इसलिए, इसका एम ही यही होता है कि भाई यूनिटी को प्रमोट करा जाए और इंटीग्रिटी को प्रमोट करा जाए रन के थ्रू। पर्पस क्या है, ब्रदरहुड अमोंग कम्युनिटीज, भाई अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है, वो कास्ट रीजन के बेस पर सेपरेट ना हो, तो उसके लिए भाई ब्रदरहुड की भावना को एनकरेज करा जाता है इससे, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अलग अलग ग्रुप के बंदों को, अलग अलग कम्युनिटी के बंदों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा इस रन में, तो रन फॉर यूनिटी हो जाएगा, ध्यान रखना। और स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अक्रॉस डिफरेंट रिलीजियस एंड ग्रुप्स। बताया मैंने आपको ना कि भाई फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग को स्ट्रेंथन करना अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के बीच में, वैसा काम होता है रन फॉर यूनिटी का। समझ आ रहा है भाई? तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर फिनिश होता है, होप आपको समझ आया होगा। पिक्चर हम डिटेल वीडियो जो है पेपर के टाइम पे या एग्जाम टाइम से कुछ दिनों पहले करा दूंगा, ध्यान टेंशन लेनी नहीं आपको। बाकी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर चैप्टर फिनिश हो चुका है इसकी तरह आप खुश हो जाओ भाई, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।